हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने जो आपके गद्य और पद्य भाग है वो क्या है पूरे कर लिए हैं और हम व्याकरण के कुछ टॉपिक का तो अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम पत्र व प्रारूप लेखन के अंतर्गत इससे पहले वाले वीडियो में हमने विज्ञप्ति के बारे में सीखा था और अब हम देखते हैं निविदा लेखन कि निविदा को इंग्लिश में टेंडर कहते हैं। तो इनका जो लिखना होता है या जो पत्र में प्रकाशित करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, हम इसे क्यों लिखते हैं और लिखने का जो एक प्रारूप होता है वो क्या रहता है। तो देखो बच्चों, निविदा का अगर सीधा सा अर्थ देखें तो वो है लिखित वादा। सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्यों को संपन्न कराने या करने के लिए कार्य संपन्न कर सकने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्र में उससे संबंधित जो आमंत्रण प्रकाशित होता है उसे निविदा कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी संस्था जो अपने निर्माण कार्य करवाना चाहती है या उसे कुछ सामान की ज़रूरत है तो वो लोगों तक क्या है सूचना पहुंचाती है और उसी सूचना को क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। निविदा लिखने का उद्देश्य कम से कम खर्चे में गुणवत्ता युक्त कार्य करना होता है। यानी निविदा लिख के लोग अपनी आवश्यकता बता देते हैं, फिर उनके पास बहुत सारे लोग या ऐसे कंपनियां या बहुत सारे ऐसे ठेकेदार आते हैं तो उनमें से जो उन्हें ये लगता है कि उनकी गुणवत्ता अच्छी है और खर्चा कम है उसे वो क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, निविदा लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उनमें सबसे पहले आता है कार्यालय का नाम व स्थान। तो जब भी आप प्रश्न को हल करते हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कार्यालय का नाम और पता क्या है। उसके बाद में पत्र क्रमांक व दिनांक लिखने का तरीका, फिर है निविदा की संख्या, प्रस्तुत करने की दिनांक, निविदा खोलने की दिनांक व स्थान आपको ध्यान में होना चाहिए। वांछित कार्य सामग्री का उल्लेख, यानी जो ऑफिस है या जो कार्यालय है उससे संबंधित आपको कौन कौन से जो कार्य सामग्री की ज़रूरत है वो आपको लिखनी आनी चाहिए। कार्य पूर्ण करने की एक समय सीमा होती है, यानी इस समय से ये फार्म निविदा खुलेगी और इस समय में ये बंद हो जाएगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अनुमानित व्यय राशि, यानी जो खर्चा होगा उसका भी, और धरोहर राशि व जमा कराने की प्रक्रिया। तो बच्चों, धरोहर राशि क्या होती है कि अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो उससे पहले आपको क्या है कुछ राशि जमा करानी होती है, उसे क्या कहते हैं, धरोहर राशि। फिर है निविदा का एक प्रारूप होता है, प्रपत्र का एक मूल्य होता है, तो उस मूल्य को भी आपको चुकाना होता है। और निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर अंत में करने होते हैं। तो बच्चों, निविदा लिखते हैं तो निविदा में जो विषय वस्तु आ जाएगी उसके साथ ही कुछ शर्तें लिखी जाती हैं। तो पेपर में तो कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आ सकता है, अगर आपको उसमें शर्तें उस प्रश्न से संबंधित ध्यान ना हो तो आप ये सामान्य सी शर्तें हैं इनमें से कोई भी 3 शर्तें लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली है कि तार द्वारा भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होगी। दूसरी है धरोहर राशि नकद या डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार होगी। तीसरा है बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार दो हस्ताक्षरकर्ता के पास है, यानी जो उसका अधिकारी होगा उसके पास है। इसकी चौथी है निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। और पांचवा है समस्त न्यायिक परिवादों का क्षेत्र जयपुर होगा, यानी कोई भी परिवाद या आपस में झगड़ा या हो जाता है तो उसका जो निस्तारण होगा वो कहाँ होगा, जयपुर होगा। तो ये 5 सामान्य सी शर्तें ऐसी हैं कि कोई भी निविदा आती है तो आप इनमें से कुछ भी लिख देना। अब हम बात करते हैं निविदा के एक निश्चित प्रारूप की। तो देखो बच्चों, उसी तरह से जैसा हमने विज्ञप्ति में किया था तो सबसे ऊपर आता है कार्यालय या प्रतिष्ठान का नाम, वैसी तरह से पेज के बिल्कुल बीच में फिर आता है बाईं तरफ पत्र क्रमांक। और पत्र क्रमांक लिखने का वही तरीका रहेगा कि आपको वर्ष लिखना है, उस संस्था का संक्षिप्त में नाम लिखना है और कोई भी एक क्रमांक लिखना है। बिल्कुल उसके सामने दाईं तरफ दिनांक, और फिर जिस तरह से हमने विज्ञप्ति लिखा था लाइन के बिल्कुल बीच में, वैसे ही अब हमें निविदा सूचना लिखनी है और उसके बाद में आ जाती है विषय वस्तु। तो जो विज्ञप्ति में तो क्या था, हमने विषय वस्तु को सीधे सीधे शब्दों में लिखा था, लेकिन निविदा के अंदर क्या होता है, लिखने की एक सारणी होती है।
तो सारणी को हम किस क्रम में लिखेंगे? प्रत्येक निविदा में यही क्रम रहेगा। तो सबसे पहले आएगी क्रम संख्या यानी 1 2 3। फिर आता है विवरण यानी आपको कौन सा सामान मंगवाना है, कौन सी सामग्री चाहिए। फिर आती है अनुमानित लागत यानी जो लाखों में हो सकती है, वे आपको इस सामान लेना है और इतना चाहिए और इसकी इतनी लागत है। फिर आती है कि इतने सामान पर आपको इतनी राशि धरोहर राशि के रूप में जमा करवानी यानी एडवांस देना है। फिर आती है कि निविदा शुल्क। निविदा शुल्क भी क्या है, लगता है जिसे क्या है, जो क्या है पहले से निर्धारित होता है। उसके बाद में आ जाती है अवधि या कार्य करने की जो सीमा है कि इस समय तक आपको इतना कार्य करना है। इस सारणी के बाद में आपको लिखनी होती है आवश्यक शर्तें। तो शर्तें आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, आप उनमें से लिख सकते हैं। और उसके बाद में आता है बच्चों दाईं तरफ दिनांक के बिल्कुल सामने नीचे की तरफ हस्ताक्षर किसके, जो क्या है ये निविदा भेजने वाला है, उसका पदनाम भी और उसका पता भी। तो बच्चों हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण देखिए कि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर द्वारा सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु एक निविदा प्रारूप तैयार कीजिए। तो बच्चों इसमें भेजने वाला कौन है कि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर। तो वो क्या कहता है कि सरकारी चिकित्सालयों में क्या चाहिए, दवा वितरण करनी है, तो उसके लिए वो एक निविदा या टेंडर प्रारूप तैयार करना है। तो उसी तरह से सबसे ऊपर आ जाएगा कौन सा विभाग या कार्यालय है, राजस्थान सरकार। फिर बाईं तरफ आप लिखोगे पत्र क्रमांक जैसे 2020-21। फिर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है इसको संक्षिप्त में, और उसके बाद में एक क्रमांक जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है 120। उसके बाद में दाईं तरफ आती है दिनांक बच्चों, और फिर उसी तरह से बीच में जैसे आपने कार्यालय का नाम लिखा था पंक्ति के बीच में, वैसे ही निविदा सूचना। तो अब देखो बच्चों कि ये क्या है, सरकारी चिकित्सालय से संबंधित है, दवा से संबंधित है, तो इसको किस तरह से आप लिखोगे। तो राज्य के समस्त सरकारी चिकित्सालयों में दवा वितरण हेतु कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। तो इसकी प्राप्ति का है 30 जनवरी 2021 से तो ये शुरू होनी है, और निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि क्या होगी, 5 फरवरी 2021 शाम को 5 बजे तक ही क्या है निविदाएं एक्सेप्ट या ग्रहण की जाएगी। उसके बाद में है निविदा खोलने का समय भी, यानी जो लॉटरी लगेगी या किसको निविदा मतलब किसको ये जो ऑर्डर है वो दिया जाएगा, तो उसका समय होएगा 6 फरवरी को प्रातः 10 बजे। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का और विवरण आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाती है वही सारणी आपको बनानी है। तो सामग्री देखो चिकित्सालय से संबंधित है, चिकित्सालय में क्या होती है, दवाएं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चिकित्सा में दवा वितरण का काम है, तो सबसे पहले आप ग्लूकोज लिख सकते हैं, सिरिंज लिख सकते हैं, बेबी किट लिख सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी दवा का नाम लिख सकते हैं, सामान्य से बैंडेज लिख सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी 2-3 सामग्रियाँ आपको लिखनी है। तो बच्चों ये क्या है, चिकित्सालय से संबंधित है, बहुत बड़ा काम है, तो इसकी अनुमानित राशि आपको लाखों में लिखनी है कि 50 लाख 30 लाख रुपए। और जब राशि अनुमानित राशि लाखों में है तो इसकी धरोहर राशि कुछ हज़ार तो होनी ही चाहिए, और निविदा शुल्क जो है वो निर्धारित रहेगा प्रत्येक में 100 रुपये। अब अवधि की बात आती है तो दवाएं क्या है, पूरे साल चाहिए होती है, इसलिए इसमें वर्ष पर्यंत आ जाएगा। तो बच्चों आपको खुद की समझ से ये सारा काम करना है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है कि दवा वितरण का कार्य है, तो दवा की जो ये सामग्री है, इतनी सामग्री चाहिए, इसकी इतनी अनुमानित राशि लगेगी, और ये धरोहर राशि है, ये इसकी निविदा का जो शुल्क है, उसके बाद में अवधि क्या है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों, ये जो निश्चित प्रारूप है आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आ जाती है सामान्य सी शर्तें। तो देखो बच्चों, सामान्य शर्तें हैं कि भारतीय स्वास्थ्य मानक का पालन करना होगा। अगर आप निविदा शर्तों का उल्लंघन करते हैं, कोई भी आपने शर्त नहीं मानी, तो आपकी जो धरोहर राशि है वो जब्त कर ली जाएगी, और जो भी न्यायिक परिवाद होगा उसका क्षेत्र जयपुर होगा। तो ये इस तरह से आप 2-3 सामान्य शर्तें लिखेंगे, और फिर वही इसके पेज के दाईं तरफ क्या आ जाएगा, हस्ताक्षर किसका, आयुक्त का, और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
जयपुर यानी उसके कार्यालय का नाम आ जाएगा। तो ये तो बच्चों मैंने जगह कम कह लो या मैंने थोड़ा सा लालच किया पेज का, तो इसलिए क्या है 2 पेज पे आ रही है, लेकिन आपको जो निविदा लिखनी है वो पूरी 1 पेज पे एक साथ लिखनी है। तो बच्चों अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में और निविदा के उदाहरण देखना और इसको लिखने की कोशिश करना। तो बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी कल हमने जैसे विज्ञप्ति की, अब हम निविदा कर रहे हैं, फिर हम अर्धशासकीय पत्र करेंगे, तो आपको क्या है धीरे धीरे कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना और आपको इनका जो प्रारूप है वो ध्यान होना चाहिए भी कौन सी चीज़ को कौन से प्रारूप में लिखना है। अगर आप उसी प्रारूप के अकॉर्डिंग अपने सवाल को हल करेंगे तो आपको नंबर क्या है पूरे दे दिए जाएंगे। तो अब बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक से अन्य उदाहरण लें और इसी प्रारूप के अंदर उन्हें लिखने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें।